आज हम करेंगे हमारी यूनिट फोर्थ जो है, यूनिट फोर्थ का जो टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ जो हैं वो करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक में क्या चाहता है कि आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ हैं या बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी एफ़र्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसको हम दो लेवल पे करेंगे, ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से एनवायरनमेंट को बचाने के एफ़र्ट्स किए गए हैं और नेशनल लेवल पे कौन से एफ़र्ट्स किए गए हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स है या जो भी हमारे एनवायरमेंटल एफर्ट्स हैं वो क्या हैं। कुछ भी नहीं, अगर आप शब्दों को तोड़ के देखोगे तो क्या होगा। एनवायरमेंटल पॉलिसी बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूल्स कमिटमेंट्स जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो है करती है, किस लिए, यहाँ पे किस पर्पज़ से, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डील करने के लिए। तो जितने भी कमिटमेंट्स करती है गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डील करने के लिए, वो आपकी क्या है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ है। अब ये जो है पॉलिसीज़ है, जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ है वो क्या है आज के टाइम पे। पॉल्यूशन है आपका, वेस्ट मैनेजमेंट है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है उसको मैनेज करना है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो है वो आज के टाइम पे हैं जिनको डील करने के लिए आपकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स या एनवायरमेंटल एफर्ट्स जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं आपके एनवायरमेंटल एफर्ट्स, ये आपके दो लेवल पे हो सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। इस वीडियो में हम करेंगे ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से इनिशिएटिव्स है, कौन कौन से एफर्ट्स है, कौन कौन से प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस क्या है जो ग्लोबल लेवल पे आपके एनवायरनमेंट को डील करते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा। इसमें है कि ग्लोबल लेवल पे हमें एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ या एनवायरमेंटल एफर्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्लोबल लेवल पे क्यों पड़ी। क्योंकि जो वर्ल्ड है, अब जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, जो एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ लोकल नहीं रह गई हैं, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे हो रही हैं। और अगर आप लोकली किसी एरिया में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको ग्लोबली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्यों, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, अब एयर पोल्यूशन बाउंड्री तो नहीं देखता कि अगर मुझे इंडिया ने क्रिएट किया है तो मैं सिर्फ इंडिया के लोगों को ही हार्म करूँगा, नहीं। एयर तो क्या है, वो मूव कर जाएगी, उसके पॉल्यूटेंट्स मूव कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे और दूसरे एरिया जहाँ पे बेसिकली अगर आपकी एयर पॉल्यूटेंट्स जनरेट भी ना हो रहे वहाँ पे भी वो इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे स्टबल बर्निंग का हम सुनते हैं, स्टबल बर्निंग जब वो होती है पंजाब हरियाणा में, तो आपकी दिल्ली जो है वहाँ पे लोग शिकायत करने लगते हैं कि इनकी स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में जो है पॉल्यूशन हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही है। बट असल में वहाँ पे जो व्हीकल और पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से मेन रोल होता है, स्टबल बर्निंग का तो बहुत कम रोल होता है। बट स्टिल स्टबल बर्निंग आप जो अपनी फसल काटते हो तो उसका जो रिमेन्स होते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, वो जो स्टबल है वो आप यहाँ जला रहे हो पंजाब हरियाणा में, और वो कहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है, आपकी दिल्ली जैसे एरियाज़ में। तो अगर ग्लोबली भी आप देखते हैं तो किसी एक लोकल एरिया को अगर आप बचाना चाहते हैं तो ग्लोबली आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो पॉल्यूशन है, आपके जो एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स हैं वो ऐसा नहीं है। अब ऑब्वियसली आप देखते हो, जब ओजोन डिप्लीशन देखते हो तो वो पोलर एरियाज़ में हो रहा है, बट पोल्स पे कौन से लोग रहते हैं जो वहाँ पे हार्म करते हैं। ऑब्वियसली मेन तो आपके दूसरे एरियाज़ में रहते हैं, बट स्टिल आपको पोलर एरियाज़ में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में जो भी आप प्रॉब्लम्स है वो किसी एक एरिया पे क्या होती है, फिक्स नहीं रहती। ठीक है, वो दूसरे एरिया पे भी इम्पैक्ट शो करती हैं। तो अगर आपको अपने किसी एक एरिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करना है, तो आपको बाकी आसपास के एरियाज़ के साथ, आसपास के देशों के साथ जो है कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही आइडिया है कि हमें ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ की, एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स की क्यों ज़रूरत होती है। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और इवन अगर आप लोकल लेवल पे भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो भी आपको ग्लोबल पार्टिसिपेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका देखो, ग्लोबल लेवल पे आपके जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओवरव्यू के लिए कर लो। पेपर में याद रहे तो ठीक है, लिख लेना, बट अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ओवरव्यू दे देती हूँ। आपके बहुत सारे टर्म्स आते हैं, आप कॉन्फ्रेंस वर्ड सुनते हो, तो कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं होता, ये एक फॉर्मल गैदरिंग होती है। फॉर्मली जो है देश के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो मिलते हैं और किसी एक ब्रॉड थीम पे नेगोशिएट करते हैं।
ठीक है। अब कई बार क्या होता है, किसी कॉन्फ्रेंस में जो वो नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो कुछ बढ़िया से पॉइंट्स पे आके पहुंचते हैं और सोचते हैं कि चलो इस बात पे हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, इस बात पे चलो कन्वेंशन साइन कर लेते हैं या फिर कोई ट्रीटी साइन कर लेते हैं। तो बेसिकली आपकी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो एक फाउंडेशन भी बन सकती है एग्रीमेंट्स के या ट्रीटीज़ या कन्वेंशंस के साइन होने की। बट सिंपली है कॉन्फ्रेंस क्या है, फॉर्मली जो है आपके बड़े लीडर्स जो है वो मिलते हैं और नेगोशिएट करते हैं किसी ब्रॉड थीम पे, किसी टॉपिक पे। ठीक है। और ये वो जगह हैं जहाँ पे आपके एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज़ या कन्वेंशंस भी साइन कर ली जाती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जो आप जब पढ़ोगे तो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, जो हमने क्लास में किया है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में थी, वो एक कॉन्फ्रेंस थी। बट इस कॉन्फ्रेंस में जो है आपको कहीं ना कहीं क्या दिखेगा, आपको रूट दिखेगी, बाकी आने वाली एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन, ट्रीटीज़ जो फ्यूचर में आएंगी उन सब की रूट्स जो है वो आपको यहीं पे दिखेगी। ठीक है। उसके बाद आता है आपकी कन्वेंशन क्या होती है, ये फॉर्मली आपकी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होता है। फॉर्मल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होता है, यानी बहुत सारे देश मिलके एग्रीमेंट जब करते हैं तो वो क्या होता है, कन्वेंशन होता है। ठीक है। यानी कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो हैं जो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये फॉलो करेंगे, और ये लीगली बाइंडिंग होते हैं जो कंट्रीज़ इनको रेटिफाई करते हैं। देखो रेटिफाई कुछ नहीं होता, सपोज़ कॉन्फ्रेंस में अगर 100 लोग थे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो किसी बात पे एग्री कर जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, सपोज़ 100 के 100 को बात अच्छी लगी, चलो 100 के नहीं 90 लोगों को बात अच्छी लगी, तो वो क्या कराएंगे, अपना साइन वहाँ पे कराएंगे। ठीक है। बट ऑब्वियसली जब ये अपने देश में वापस आएंगे तो पार्लियामेंट उनसे पूछेगा कि किससे पूछ के तुमने साइन कर लिया, किससे पूछ के तुमने वहाँ पे बोल दिया कि हम इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को मानेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, इस कन्वेंशन में यहाँ पे साइन तो कराते हैं, सिग्नेटरी कंट्रीज तो बन जाते हैं, बट जब वो अपने देश में वापस आते हैं तो उन्हें पार्लियामेंट से भी परमिशन लेनी होती है कि क्या जो मैं साइन करके आई हूँ ये पर्टिकुलर कन्वेंशन या एग्रीमेंट, क्या मैं इसमें आगे आगे प्रोसीड कर लूँ। तो वहाँ पे जब परमिशन मिलती है तब वो उनको भेजते हैं कि हाँ हम रेडी हैं। तो इनमें से जब 50%, ठीक है, जो आपके सिग्नेटरी उनमें से जब 50% या उससे ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं जब हामी भर देती है कि हाँ ये हम करेंगे, तब वो उससे क्या बोलते हैं, उसकी रेटिफिकेशन हो गई। आपकी जो पर्टिकुलर कन्वेंशन थी, आपके जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट था उसको रेटिफाई कर दिया। ठीक है। अब जो ये जिन्होंने रेटिफाई किया, अब ये देश आगे जब भी इससे रिलेटेड मीटिंग होगी ना, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से रिलेटेड, कन्वेंशन से रिलेटेड मीटिंग होगी, तो उसमें यही देश आके मिलेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम कर सकते हैं यूएनसीबीडी, और आगे हमें समझ आ जाएगा। ठीक है। ट्रीटी भी यही होती है, आपकी फॉर्मल और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़। तो यही एक तरीके से फॉर्मल एग्रीमेंट्स कर लेते हैं जो मोर और लेस आपके बाइंडिंग होते हैं। ठीक है। इसमें आपकी अंटार्कटिक ट्रीटी आ जाती है, मतलब अंटार्कटिका में कोई जाएगा तो किस तरीके के रूल्स फॉलो करने होंगे, तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद आते हैं डिक्लेरेशन। अब जो आपने कन्वेंशन साइन करी है, अब आपको क्या लगता है, आपको लगता है विद टाइम कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, तो अब जब आप एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज इसमें करने की सोचते हो, ठीक है, सपोज़ जो आपकी कन्वेंशन थी UNFCCC थी, ठीक है, इसमें जब आप फर्दर चेंजेस करने की सोचोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो आपको रखने होंगे सामने, दोबारा से जो साइन करने की रेटिफिकेशन की प्रोसेस है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। और इससे जो न्यू रूल्स जो आपने दिए हैं इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल सिंपली क्या होता है, सॉरी प्रोटोकॉल बोल दिया मैंने, तो ये वाली जो मैं करा रही हूँ प्रोटोकॉल की है। ठीक है। तो प्रोटोकॉल सिंपली क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी एग्जिस्टिंग ट्रीटी या कन्वेंशन में रखा जाता है। सपोज आपकी एग्जिस्टिंग कन्वेंशन या कोई ट्रीटी थी, उसमें आपको विद टाइम लग रहा है कि कुछ और ऐड होना चाहिए, तो आप कुछ सप्लीमेंट्री लीगल इंस्ट्रूमेंट या कुछ सप्लीमेंट करते हो उसको नई चीज़ के साथ। और इसमें जो ये सप्लीमेंट कर रहे हो, इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उस पर्टिकुलर कन्वेंशन के, लोग कह रही हूँ मैं, उस पर्टिकुलर कन्वेंशन के जो पार्टीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वो क्या करेंगी, वो दोबारा से उनसे पूछा जाएगा कि आप इस सप्लीमेंट्री लीगल इंस्ट्रूमेंट को साइन करोगे, रेटिफाई करोगे, और जो इनको साइन और रेटिफाई करता है फिर वो फर्दर इसके मेंबर में काउंट होते हैं। ठीक है। डिक्लेरेशन सिंपली क्या होती है, आपकी कोई भी कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिक्लेयर ही करते हैं। हर साल कोई भी कन्वेंशन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ ये मतलब कुछ
एक काइंड ऑफ मतलब ये नॉन बाइंडिंग होता है, और कुछ गोल्स और प्रिंसिपल्स ये हमेशा निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपकी 1992 में जो रियो सबमिट होगी ना, तो उसकी भी जो डिक्लेरेशन, उसमें से भी जो आपके आउटकम आते हैं वो रियो डिक्लेरेशन करके उसको बोलते हैं। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए थे जो बाद में जाके आपका बेस बनेंगे कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचाना है, क्या करना है, तो वो प्रिंसिपल्स जो आगे जाके बेस बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी यही हो जाएगा, बट ये इसमें सिंपली यही है, एग्रीमेंट वही है कि आपके बहुत सारे देश जो हैं वो मिलके किसी चीज़ पे एग्री करते हैं और कमिटमेंट करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। बट ये इतना फॉर्मल नहीं होता जितना आपका ट्रीटी और जो कन्वेंशन जो होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा इनमें कोई वास्ट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपली याद रख लेना, कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस से आपके बहुत सारे आउटकम्स निकल के आ सकते हैं, कन्वेंशन, एग्रीमेंट। कॉन्फ्रेंस सिंपली क्या होता है, लोग फॉर्मली मिलते हैं डिक्लेयर करके कि हाँ भाई हम फॉर्मली बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव हम मिल रहे हैं। वहाँ पे अगर उनको कुछ अच्छा लगा तो कन्वेंशन, एग्रीमेंट, ट्रीटी वो साइन कर सकते हैं। और फर्दर जब इन कन्वेंशन में, एग्रीमेंट में, ट्रीटी में जब कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है, कुछ नया ऐड करना होता है, तो जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट जो ऐड होता है उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। जो आप पढ़ोगे कि यूएनएफसीसी में जो है आपका ऐड जब होता है, कॉप जब इनकी थर्ड मीटिंग होती है तो उसमें एक फर्दर डॉक्यूमेंट को ऐड किया जाता है जिसको हम कायोटो प्रोटोकॉल के नाम से जानेंगे। अब इसके बाद से आपका जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, वही है कि इसमें प्रोसेस में कौन कौन शामिल होते हैं, तो IUCN, UN ये बॉडी है। ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है। इससे पहले का सिर्फ आपकी एक बेस बनाने के लिए था कि एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या है, एनवायरमेंटल एफर्ट्स क्या हैं, ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल एफर्ट्स जो हैं वो क्यों किए जाते हैं, और कौन कौन से जो ग्लोबल लेवल पे आपके एफर्ट्स होते हैं उनके क्या डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। बट इनमें कंफ्यूज नहीं होना, उनको सिंपली एक शब्द से डिनोट कर लो कि ऑल द एफर्ट्स जो आपके किए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एफर्ट्स की जो कहानी है ये आपकी कहाँ से शुरू होती है, एक सेकेंड। ठीक है, देखो आपकी क्या है, 1950s या 1960s का जो टाइम था। अब इस टाइम पे क्या हो रहा था, चारों तरफ स्मॉग, एसिड रेन, पॉल्यूशन। एसिड रेन की वजह से आपकी रिवर्स जो थी वो डेड हो रही थी, पॉल्यूशन की वजह से आपके वाटर बॉडीज़ डेड हो रही थी। तो यहाँ पे क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, अब उनको दिख रहा था कि कितनी सारी एनवायरनमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही है, बट उन्हें नहीं पता था कि, क्योंकि देखो अब तो हमें एनवायरनमेंट का टॉपिक, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ईजी लगती हैं और बहुत नॉर्मल भी लगती है कि ये तो सबको ही पता होगा, बट उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, तो 1960s के दौरान पे जब एनवायरनमेंट में इस तरीके के चेंजेस हो रहे थे, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो क्यूरियस हुई कि ये सब क्या हो रहा है और इसका क्या मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है और ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो क्या करेगी, जो आपकी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको इन्विटेशन भेजेगी कि आओ, ठीक है, हमें बात करनी है। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ये आपकी होस्ट कंट्रीज़ होंगी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो आपके टेक्स्ट जो हैं, जैसे एक साइलेंट स्प्रिंग करके एक बुक जो है वो आई थी कार्स रेशेल कार्सन की। ठीक है, उसमें जैसे उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो पेस्टिसाइड्स हैं वो एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाल रही थी कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्या किया, डेवलपिंग कंट्रीज़ को न्योता भेजा और बोला कि आओ हमें बात करनी है। ठीक है, और ये बेसिकली कब मिले, 1972 में। कहाँ पे मिले, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम में। ठीक है, तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पे 1972 में सब आके मिले, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, या फिर फॉर्मली इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब ये यहाँ पे मिले तो उसके बाद इनको क्या था, दे रियलाइज़ कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। बट इन्होंने क्या करा, एक बॉडी बना ली कि चलो भाई एक बॉडी बनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम करके इन्होंने जो है यूनेप करके एक बॉडी बना दी।
अच्छा, 1972 में हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो इंदिरा गांधी की थी, तो हमारे यहाँ से जो है इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में या फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो है सब मिलते हैं। बट बिकॉज सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं कि उन्होंने एक बॉडी बनाई यूनेप करके, कि भैया ठीक है, आज के बाद जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दे होंगे वो सारे इसी बॉडी के अंदर डिस्कस किए जाएंगे, यूएन की इस बॉडी के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, ये बात तय होगी। बट लेटर दे रियलाइज्ड कि हम तो पॉलिटिशियंस हैं, हम तो अंगूठा छाप है, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, सॉरी। ठीक है, मतलब लिटरली ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटिशियंस इतना एजुकेटेड नहीं होते, तो सिर्फ उस वे में, ताकि याद रह जाए आपको। तो जितने भी आपके पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या रियलाइज़ करा कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम इस फील्ड के नहीं हैं, हम पॉलिटिक्स में अच्छे हैं, हम अपनी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी में अच्छे हैं, बट हम एनवायरनमेंट के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुछ एक्सपर्ट बॉडीज़। तो उसके बाद क्या होगा, लेटर ये बाद में क्या है, दो बॉडीज़ बनाएंगे, एक बनेगी आपकी आईपीसीसी और एक बनेगी आपकी डब्ल्यूसीईडी। ठीक है, देखो जब ये 10 साल बाद 1972 में 10 साल बाद मिलेंगे ना 1982 में, तब ये बनाएंगे डब्ल्यूसीईडी। इसकी जो हेड थी वो कौन थी, ब्रंटलैंड, तो इसलिए इसको ब्रंटलैंड कमीशन भी बोलते हैं, ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक है, और उसके बाद एक बॉडी बनाई थी आपकी आईपीसीसी, ये आपकी बनेगी 1988 में, ये बनेगी ब्रंटलैंड कमीशन बनेगी 1982 में और ये 1988 में। तो अब क्या हुआ था, दो एक्सपर्ट बॉडीज़ हमारे पास आ गई थी। अब ये क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो डब्ल्यूसीईडी थी, डब्ल्यूसीईडी की फुल फॉर्म है आपकी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो जो वर्ल्ड का कमीशन था ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसने जो है ये 1987 में एक रिपोर्ट देगा, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। अगर आपने कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को सुना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक फेमस डेफिनेशन है कि हमें चीज़ों को ऐसे यूज़ करना है कि वो प्रेजेंट वालों को भी मिल जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है उन तक भी बच जाए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट था वो बेसिकली आपका यहीं से आता है। ब्रंटलैंड कमीशन जो है वो सबसे पहले आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लाएगा। ठीक है, उसके बाद आईपीसीसी क्या थी, आईपीसीसी का सिंपली क्या था, ये एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है ठीक है, जो आपकी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये बॉडी जो थी आपकी, ये असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली इसके जो साइंटिस्ट है वो तीन ग्रुप में काम करते हैं। एक का काम होता है कि भैया क्या चल रहा है ये पता लगाओ, दूसरा होता है कि इसके क्या क्या प्रभाव हैं, मतलब एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर सेकंड ग्रुप डिस्कस करता है कि इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और तीसरा डिस्कस करता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी क्या रेमेडीज़ है। और ऐसे करके ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। अब तक जो है आपकी 6 रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश कर रखी हैं। तो ये दोनों जो बॉडीज़ बनी थी, ये दोनों अपनी रिपोर्ट के साथ जो है अपना फीडबैक देंगी। ठीक है, और इस फीडबैक को लेके 20 साल बाद, यानी 1972 में सारी कंट्रीज़ मिली थी, अब 20 साल बाद ये 1992 में वापस से मिलेंगी। बट इस बार कहाँ मिलेंगी, रियो डी जेनेरो में। ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में। ठीक है, इस बार ये कहाँ पे मिलेंगी, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में जब ये 1992 में मिलेंगी तो अब इनके पास क्या है, डाटा है। किसने प्रोवाइड किया, आईपीसीसी ने, ब्रंटलैंड कमीशन ने। अब इनके पास डाटा है कि किस तरीके से जो है डेवलपमेंट को सस्टेनेबल करने की ज़रूरत है। आईपीसीसी बताएगी कि किस तरीके से एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, किस तरीके से उसमें इम्पैक्ट उसके क्या क्या देखने को मिलेंगे और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इनके पास क्या था, सारी बातें थी कि हाँ किस किस तरीके की प्रॉब्लम है और किस किस तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आया। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, ग्लोबल लेवल पे जो आपकी मूवमेंट्स है वो स्टार्ट कब होंगी, 1960s में, जब डेवलप्ड कंट्रीज़ को रियलाइज़ होगा कि भैया एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इनविटेशन भेजेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो फाइनली ये सारे मिलेंगे 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ पे एक बॉडी बनाई जाएगी यूनेप। बट बाद में इनको रियलाइज़ होगा कि ये एक्सपर्ट बॉडीज़ नहीं है, तो दो अलग बॉडी बनेंगी आपकी, एक है डब्ल्यूसीईडी या ब्रंटलैंड कमीशन और एक है आईपीसीसी। विद टाइम ये अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे, असेसमेंट रिपोर्ट देंगे, और इनके बेसिस पे 20 साल बाद ये वापस से कंट्रीज़ जो है मिलेंगे। बट इस बार हमारे यहाँ इंदिरा गांधी तो नहीं थी, इस बार हमारे यहाँ से नरसिम्हा राव जो थे वो पीएम थे, उनकी गवर्नमेंट थी, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
ठीक है। तो 1992 में रियो सबमिट होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इनको पता चल चुका था कि प्रॉब्लम क्या है। तो जो वो रिपोर्ट थी उन्होंने बताया कि देखो भैया, आपका क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। दूसरी, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, आपकी जो लाइफ में जो वेरिएशंस है, अलग अलग स्पीशीज़ है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो सब तबाह हो रही है। ठीक है। फिर कहेगा भैया आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो ना, वो डेवलपमेंट का तरीका ही गलत है। ठीक है। उसके बाद डिज़र्टिफिकेशन बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है। तो अब उनको लगा कि हाँ प्रॉब्लम तो है, तो आपकी इसी में 1992 वाले में ही नींव रख दी जाएगी। क्लाइमेट चेंज को डेवलप आपके क्लाइमेट चेंज के जितने भी एस्पेक्ट्स है उसको डील करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, हम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क बना लेते हैं, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी करके इन्होंने एक कन्वेंशन बना ली, जिसका काम क्या था, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको डील करना, कि टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना, ग्रीन हाउस गैसेस पे कंट्रोल करना, ये सारे मुद्दे कौन देखेगा, ये वाली कन्वेंशन देखेगी। और बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो चलो ठीक है, यूएन के अंडर ही हम एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी करके बना लेते हैं। ठीक है। ये क्या देखेगी भैया, बायोडाइवर्सिटी कि प्रॉब्लम क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं, इससे रिलेटेड। अच्छा, डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल करनी है तो ठीक है, एक बॉडी और बना लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है तो चलो फिर बना लेते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया गया और उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अलग अलग बॉडीज़ की नींव रख दी गई। जो आपकी यूएनएफसीसी है, यूएनसीबीडीएन की तो 1992 में ही रख दी गई थी और बाद में रेटिफिकेशन में 1-2 साल लग गए थे इनको। ठीक है। उसके बाद आपकी यूएनसीएसडी और यूएनसीसीडी ये 1994 में इसकी अडॉप्ट की जाएगी और उसके बाद साइन रेटिफिकेशन में इसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है। तो इतना समझ आया कि जब ये 1992 में मिलेंगे, रियो सबमिट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अलग अलग कन्वेंशंस बनाई जाएंगी, अलग अलग बॉडीज़ को ये काम सौंप दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, जिन्होंने इन कन्वेंशन को साइन किया था, सपोज जो आपकी यूएनएफसीसीसी को साइन करने वाली पार्टीज़ थी उनको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी बोलते हैं। तो इनकी मीटिंग्स होती है 1, फिर 2, 3 और अब तक जो है ये 29 मीटिंग हो चुकी है। इस साल जो होगी नवंबर दिसंबर में होती है इनकी मीटिंग, इस बार जो होगी वो 30th मीटिंग होगी। ठीक है। ऐसे ही आपकी जो यूएनसीबीडी है, इनकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी वो पार्टीज़ जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन और रेटिफाई कर रखा है, ये मेंबर्स भी जो हैं ये आई थिंक 2 साल में एक बार मिलते हैं। ठीक है। और अब तक आई थिंक 15 या 16, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 15 या 16 आपकी यूएनसीबीडी की कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अब आपको सारी नहीं करनी है यूएनएफसीसी की, आपको इसमें से 30 की 30 29 की 29 नहीं करनी है, इसमें से 2 इम्पोर्टेंट है वो करेंगे और यूएनसीबीडी में से 2 इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है। फ्रेमवर्क क्लियर हुआ। चलो अब करते हैं इसमें से, एक सेकेंड। अब इंटरनेशनल जो एफर्ट्स आपके वो कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उनका, आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या फिर उसका फॉर्मल नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है। ये पहली मेजर कॉन्फ्रेंस है जहाँ से आपकी ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल मूवमेंट शुरू हो जाएगी। इससे पहले आपकी लोकल रीजनल लेवल पे मूवमेंट्स थी, ग्लोबल लेवल पे सब लोग मिलके अभी तक नहीं आए थे। बट 1972 के बाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद सब लोग इकट्ठा होंगे कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है और उसके बाद सब मिल के काम करना शुरू करेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ठीक है। तो ये पहली ऐसी मेजर कॉन्फ्रेंस रही है जो आपकी टर्निंग पॉइंट सेट करेगी और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स में एक नया मोड जो है वो लेके आएगी। ठीक है। ये कब ऑर्गेनाइज हुई थी, जून 1972 में ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। और ये पढ़ लेना, उसका ओनली वन अर्थ करके इसका थीम था।
ठीक है। 122 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ऑब्वियसली जो आपकी कन्वेंशन होती है, जो आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ आउटकम आता है, कुछ प्रिंसिपल से डिसाइड करते हैं, कुछ डिक्लेयर करते हैं। तो वो स्टॉकहोम में हुई थी, इसलिए स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ठीक है। जैसे अगर बाकू में होगी तो बाकू डिक्लेरेशन, पेरिस में होगी तो पेरिस डिक्लेरेशन, इस तरीके से होता है ये। ठीक है। उसके बाद इसमें 26 प्रिंसिपल्स जो थे इन्होंने एक्सेप्ट किए थे। अब ये बता रहा है कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या क्या निकल के आया। ठीक है। तो इन्होंने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन साइन कर ली। ठीक है। उसके बाद क्या था, कंट्रीज़ ने एग्री कर लिया कि भैया हम एक दूसरे के एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करेंगे, एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में जो है तबाही नहीं मचाएंगे तुम्हारा एरिया में। ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो एक्शन प्लान थे टू स्टडी द थ्रेट ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट। वही है कि जो अर्थ एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड उसके थ्रेट को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी यूनेप है वो बॉडी बनाई जाएगी। और ठीक है, और वही ये पॉइंट वही है कि यूनेप की फॉर्मेशन होगी। फिर यूनेप क्या है, वही ग्लोबल अथॉरिटी, मैं समझा चुकी हूँ ऊपर। ठीक है। उसके बाद क्या था, हाँ एक तरीके से पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट हो गया मतलब एकदम अप्रोच, नज़रिया ही बदल गया। पहले लोग एनवायरनमेंट की केयर ही नहीं करते थे, बट अब एकदम से एनवायरनमेंटल ईरा शुरू हो जाएगा। हर जगह एनवायरनमेंट की बातें होने लगेंगी। इतनी बातें कि 500 से ज़्यादा एग्रीमेंट जो है वो 50 सालों के अंदर कर दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो आपकी 1972 की जो मोस्ट ऑफ द कन्वेंशंस जो हैं रिलेटेड टू प्लानिटरी क्राइसिस, जैसे कि UNFCCC कन्वेंशन और टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCVD, वो सब का ओरिजिन जो है वो आपका कहाँ से है, इसी 1972 में छिपा होगा। क्योंकि इसी के बाद तो मिलेंगे ना 20 साल बाद, जब 1992 में जब इन कन्वेंशन को साइन किया जाएगा। बट इसकी नींव कहाँ रख दी गई थी, आपके 72 में ही। ठीक है। ऑब्वियसली 72 की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई होती तो आगे तो कुछ भी नहीं होता ना। उसके बाद आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी, इसमें आपको एफर्ट्स दिखेंगे। उसके बाद फाइनली आपका क्या होता है, जो 1972 की थी उसकी मैं स्टोरी बता चुकी हूँ कि इसके बाद क्या होगा, आपकी 2 बॉडीज़ बनेंगी। वो दोनों बॉडीज़ IPCC और ब्रंटलैंड कमीशन, इन दोनों की रिपोर्ट के बेसिस पे 20 साल बाद ये दोबारा मिलेंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या फिर ईजी लैंग्वेज में अर्थ समिट। और बिकॉज ये रियो में हुई थी इसीलिए इसको रियो समिट भी बोलते हैं। तो 1992 में रियो समिट या फिर अर्थ समिट या फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो हुई थी। ठीक है। अब जब ये यहाँ पे मिलेंगे तो ऑब्वियसली इनके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, जिनका वो ध्यान रखेंगे। देखो याद करो, मैंने अभी ऊपर समझाया था कि जब ये 1992 में कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे तो इनको ऑब्वियसली रिपोर्ट जो है वो बता चुके हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे अलग अलग कन्वेंशंस बनाई जाएंगी और प्रिंसिपल्स जो है वो भी डिसाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे अभी वो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो एक प्रिंसिपल आपका जो आएगा वो कौन सा इस्टेब्लिश किया जाएगा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल नाम से ही पता चल रहा है कि हम बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। प्रिवेंट करेंगे जितना हो सके उतना। ठीक है। ताकि हम मतलब प्रिकॉशन रखेंगे, करें ही ना उस चीज़ को, जिससे कि एनवायरनमेंट डिस्टॉर्ट ही ना हो। ठीक है। उसके बाद आता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसमें क्या था कि जो पॉल्यूशन कर रहा है वही पे करेगा, एक ये सिद्धांत यूज़ हुआ था। ठीक है। आपके बेसिकली कौन कौन से प्रिंसिपल इन्होंने यूज़ करे थे, प्रिकॉशन रखो, प्रिवेंट करो और पॉल्यूटर को ही पे करने दो, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है। ये प्रिंसिपल्स जो थे यहाँ पे निकल के आ गए थे। उसके बाद और क्या आउटकम था इस 1992 वाले का, इस 1992 वाले का और क्या आउटकम था, एक तो कुछ प्रिंसिपल्स सेट कर दिए गए थे। उसके बाद एक अप्रोच में चेंज आया था, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, कि अकेले से कुछ नहीं होने वाला, मिलके काम करना पड़ेगा। NGO लोगों को, कम्युनिटी को, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, सबको मिलके काम करना होगा। ठीक है। और क्या हो जाता है इसमें, और क्या चेंज आ जाता है, इसके बाद एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी शुरू हो गई थी। ठीक है। एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी मतलब इसके बाद जो थे आपकी जब डिप्लोमेसी में क्या होता है, जो आपकी गवर्नेंस है या फिर आपकी जो मीटिंग्स है इंटरनेशनल लेवल पे जो बातें होंगी उनमें अब एनवायरमेंट को जो है शामिल किया जाएगा। ठीक है। जो आपकी डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगी उसमें एनवायरमेंट को भी ऐड किया जाएगा। और आपको पता है कि इससे पहले
1972 से पहले किसी भी कंट्री की एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री नहीं होती थी। ये इसके बाद ही है जो कंट्रीज़ ने एनवायरमेंटल लेवल पे भी अपनी एक अलग से मिनिस्ट्री बनानी शुरू करी। जैसे इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है ना, पढ़ते हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ये जो मिनिस्ट्री है ये आपकी 1985 में सेटअप की गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं कर चुकी हूँ कि ये जो आपकी 1972 वाली जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपकी यूनेप की नींव रख दी गई थी, उसको यूनेप को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर का है नैरोबी केन्या। और इसमें जब ये 1982 में 10 साल बाद मिले थे तब इन्होंने जो है ब्रंटलैंड कमीशन बनाया था। और उसके बाद आपकी 1988 में जो है आईपीसीसी बनाई थी, जिनकी रिपोर्ट के बेसिस पे आपकी 1992 में ये मिलेंगे। तो ब्रंटलैंड कमीशन बेसिकली क्या था उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो यही था कि ब्रंटलैंड कमीशन, जिसको ऑफिशियली वर्ल्ड कमीशन WCED के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था कब, आपका 1983 में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इसके चेयरमैन कौन थे, हार्लेम ब्रंटलैंड। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर थी ऑफ नॉर्वे। यही था कि जो इनका प्राइमरी गोल था वही था कि एड्रेस करना है ग्रोइंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस को। की कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने 1987 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, आवर कॉमन फ्यूचर, जिनमें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को दिया था कि डेवलपमेंट तो करो बट ऐसी करो कि प्रेजेंट वालों का भी भला हो और जो आगे वाली जनरेशन है उनको भी चीज़ें मिलें। ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ सारे रिसोर्सेज ख़त्म करके और चले गए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। और उसके बाद क्या आता है आपका, वही है कि इसकी लेगेसी फिर क्या आते हैं, यही रिपोर्ट जो है आगे जाके 1992 की रियोट समिट की जो है फाउंडेशन बनती है और जाके अडॉप्शन ऑफ द एजेंडा 21 है उसकी भी नींव रखी जाती है। ठीक है, एजेंडा यहाँ पे 21 जो है 21st सेंचुरी को शो करता है। ठीक है, 21st सेंचुरी के क्या एजेंडा। ठीक है, उसके बाद आपकी एक और जो एक्सपर्ट बॉडी बनाई गई थी वो क्या थी, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक साइंटिफिक बॉडी थी जिसको 1988 में बनाया गया था। किसने बनाया था, यूनेप ने और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका क्या काम था, वही था कि जो आपकी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बताना, साइंटिफिक असेसमेंट करके देना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ये जो रिपोर्ट देते थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके इम्पैक्ट और क्या उनके सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं वो आपकी अब तक 6 रिपोर्ट आ चुकी है। 2022 में इन्होंने जो है छठी रिपोर्ट दी थी और जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से क्लाइमेट एक्शन बहुत स्पीड पे लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गया। और फिर से वही था कि जो WCED थी और जो आपकी IPCC और बाकी रिपोर्ट्स की जो बातें थी वो ही 1992 में ये मिलके उसको बेस बनाएंगे, तब इनको पता चलेगा कि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी तबाह हो रही है, आपकी डेवलपमेंट का तरीका भी ठीक नहीं है, आपकी डिजर्टिफिकेशन भी हो रही है। उससे रिलेटेड ये आपकी अलग अलग कन्वेंशन को साइन करेंगे जिसको कुछ सालों बाद रेटिफाई भी कर लिया जाएगा। UNCBD एक कन्वेंशन ये आएगी डिज़र्टिफिकेशन के लिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिज़र्टिफिकेशन। फिर आपकी और कौन सी है डेवलपमेंट के लिए, UNSD। ठीक है, कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी आएगी। और इन सब की जिन्होंने साइन किया था उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब ये पार्टीज़ हर साल मिलती हैं। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस आपकी 1992 में नींव रखी गई थी उनकी बात हो रही है अब यहाँ पे। तो 1992 में कौन से कन्वेंशन को साइन कर लिया गया था, उसी 1992 की रियो सबमिट में ही UNFCCC को। ठीक है, इसका फोकस क्या था, वही था क्लाइमेट चेंज को देखना है तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, टेम्परेचर को किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, और वो सारा डिपेंड करता है आपका ग्रीन हाउस गैसेस पे। तो ये इससे रिलेटेड काम करेगी। इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी इनकी, जो मीटिंग नंबर इनकी 3rd थी ना और 15, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको हम सेपरेटली आगे डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था ना कि UNFCCC की अब तक जो है 29 मीटिंग हो चुकी हैं। अब तक की इनकी 29 मीटिंग हो चुकी हैं। अब जो इनकी इस साल जो होगी वो 30th मीटिंग होगी। ठीक है, इसमें से जो 3rd नंबर वाली और 15 नंबर वाली है वो इम्पॉर्टेंट है। जो 3rd नंबर वाली है उसको हम काइटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं और जो 15th वाले उसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी UNCBD।
जो यूएनसीबीडी है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बनाई गई कन्वेंशन थी। इसको भी जो है रियो समिट में ही साइन कर लिया गया था। इसको रेटिफाई होने में 1 साल लगा था, इसको 2 साल बाद रेटिफाई किया गया था। रेटिफिकेशन के बाद ही ये लागू होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका क्या काम था, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेनेबली उसको यूज़ करना है। पहले उसको बचाओ, फिर उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, और जो उसके फ़ायदे वो सब में बांट दो। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट एम थे, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी कार्टाजीना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन, ठीक है। ये 1992 में ही साइन हो गई थी, बट ये बाइंडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसका, क्योंकि ये कोई ट्रीटी नहीं है, कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, तो इसमें इसकी रेटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही बातचीत करने के लिए ये कन्वेंशन है, ठीक है। इसकी कोई कॉप मीटिंग नहीं होती, यानी क्योंकि इसमें रेटिफिकेशन तो चाहिए ही नहीं थी, तो कोई कोई प्रॉपर ऐसा तो नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों का ही ग्रुप बनेगा, तो कोई कॉप इसकी नहीं है, तो कॉप नहीं है तो फिर कोई कॉप की मीटिंग्स इसमें नहीं होती। ये सिंपली फोकस करते हैं ग्लोबल समिट्स पे, जहाँ पे आप किससे रिलेटेड बात कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। जैसे Rio+20, देखो Rio+20 का मतलब क्या है, रियो समिट हमारी कब हुई थी, 1992 में, +20 मतलब 20 साल बाद, 2 9 10 11 2012 में, यानी 2012 में ये जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन हो गया आपकी दोबारा से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। यहाँ पे जो है आपकी फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है नींव रखी जाएगी, जो आपको पता है 2015 में जाके आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपकी डिज़र्टिफिकेशंस के लिए आपकी 1994 में जाके इसको जो है साइन किया गया था, और 2 साल बाद इसको रेटिफाई किया गया था। रेटिफिकेशन के बाद ये लागू होती है। इसका काम क्या था कि डिज़र्टिफिकेशन को देखना है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अब काइटो प्रोटोकॉल, आपको डिटेल में पता होना चाहिए। देखो काइटो प्रोटोकॉल मैंने बताया था कि 1992 में रियो समिट हुई थी, जिसमें आपकी यूएनएफसीसी बनी थी, जिसको रेटिफाई होने में 2 साल लगे थे, तो 1994 में ये रेटिफाई हो गई थी। यहाँ से इसकी जो है मीटिंग शुरू हो गई थी, फिर यानी 1995 में ये पहली मीटिंग करेगा, फिर हर साल जो है ये मीटिंग करते गए। तो इनकी जो 3rd मीटिंग थी उसमें जो है काफ़ी मेजर चेंजेस करे गए, और किसी एग्जिस्टिंग कन्वेंशन में जब आप एक सप्लीमेंट्री कुछ और नई चीज़ें ऐड करते हो, तो वो अब क्या होता है, उसको दोबारा से साइन और रेटिफाई करना पड़ता है, तो वो क्या बन जाती है आपकी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो काइटो बेसिकली जापान में है, तो 1997 में आपकी ये वाली कन्वेंशन होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग होगी जो 3rd वाली, और ये फोर्स में कब आएगी, 2005 में, ठीक है। तो काइटो प्रोटोकॉल हो गई। अब देखो काइटो प्रोटोकॉल में कुछ लिस्ट बना रखी है कंट्रीज़ की, तो उसको एनेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एनेक्स 1 में जो है किसको रखा गया है, एनेक्स 1 में जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ को रखा गया है, ठीक है। जो आपकी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनको रखा गया है, और इसमें जो है 36 कंट्रीज़ हैं और एक आपकी यूरोपियन कम्युनिटी है। जो बेसिकली इनको क्यों रखा गया, क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है आज के टाइम क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, टेम्परेचर चेंज का, वो सब किसने किया, इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, क्योंकि सबसे पहले ये डेवलप्ड हो गई, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई और पॉल्यूशन क्रिएट किया। तो जो कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट है आपका, वो कौन है, यही है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन एनेक्स करके एक कैटेगरी बना दी, इसमें किसको रखा गया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। इन पे कोई बाइंडिंग नहीं, कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट्स कुछ भी नहीं लगा रखा। सारे जो बाइंडिंग चीज़ें हैं वो किसके लिए हैं, एनेक्स 1 के ग्रुप की कंट्रीज़ के लिए हैं, ठीक है। सारी जो बाउंडेशंस लगाई वो किस पे लगाई है, एनेक्स 1 पे। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि इसमें तो नहीं बनेगा बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनता है, ठीक है, कि एनेक्स 1 कंट्रीज़ कौन सी है, क्या ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। नॉन एनेक्स में आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपकी ये एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एनेक्स 2 और एनेक्स बी, ठीक है। बी फॉर बाइंडिंग टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, बी से याद रख लेना बाइंडिंग। तो एनेक्स बी वो वाले कंट्रीज़ की लिस्ट है, इसमें सपोज आपकी 37 की लिस्ट है, तो उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिन पे टारगेट रखे गए होंगे फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। और कुछ जो लिस्ट है आपकी वो कौन सी है, एनेक्स 1 की कुछ ऐसी कंट्रीज़ जिनको फाइनेंसेस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, किसको, नॉन एनेक्स कंट्रीज़ को,
ठीक है। देखो, जो आपकी एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं, जो आपकी एनेक्स 1 कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ की लिस्ट है, अब इन पे ना बाइंडिंग एग्रीमेंट्स लगाए जाएंगे, मतलब इन पे कुछ बाइंडिंग और इनको काम दिए जाएंगे। इनमें से जो काम है वो 2 ग्रुप्स में बांट दिए। जो एनेक्स 1 वाले था, इनमें उन कंट्रीज़ को रखा गया जिनको फाइनेंसेस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी थी, और एनेक्स बी के ग्रुप में उन कंट्रीज़ को रखा गया जिनको जो है बाइंडिंग टारगेट्स दिए गए थे। बाइंडिंग टारगेट्स जैसे कि तुम्हें जो है 5% तक जो बेस लेवल है आपका 1990 से, उस लेवल से जो आपकी क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज है उनको 5% रिड्यूस करना है। तो एनेक्स बी में उनको रखा गया जिनको टारगेट रिड्यूस करने हैं, और एनेक्स 2 में उनको रखा गया जिनको फाइनेंसेस और आपकी टेक्नोलॉजी में मदद करनी है। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है एनेक्स ए कंट्रीज़। ए में उनको रखा, देखो ए में कुछ नहीं है, ए में ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट दे दी गई है। इसमें उन्होंने इनिशियली जो है 6 ग्रीन हाउस गैसेस बताई थी, CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, HFC, पर फ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। फिर लेटर 7th भी ऐड कर दी गई जो है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है। कुछ नहीं है, आपकी काइटो प्रोटोकॉल है। काइटो प्रोटोकॉल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जितने भी क्लाइमेट चेंज हो रहे थे, आपको पता है कि जो जापान है वो आइलैंड कंट्री है। ऑब्वियसली अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, सी लेवल राइज हुआ तो वो पानी में डूब जाएगा, तो इसीलिए वो बहुत सीरियस थे। तो उन्होंने जो है इस तरीके की प्रोटोकॉल लाने की बात कही, तो वहाँ पे ये प्रोटोकॉल आती है। काइटो प्रोटोकॉल को साइन किया जाता है, बट ये बाइंडिंग थी। और जो बाइंडिंग थी वो किन पे थी? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। इसमें जो है एनेक्स 1 कंट्रीज़ की लिस्ट बना दी गई जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ को रखा गया। कुछ कंट्रीज़ जिनको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में हेल्प करनी थी उनको एनेक्स 2 कंट्री बोला गया, और जिनको डेवलप्ड कंट्रीज़ पे बाइंडिंग टारगेट्स लगा दिए गए थे कि तुम्हें अपना एमिशन ग्रीन हाउस गैसेज इतनी कम रिड्यूस करनी है, उनको एनेक्स बी में रखा गया। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक कैटेगरी बना दी और एक कैटेगरी बनाई एनेक्स ए, जिसमें किस लिस्ट को रखा गया कि जिन ग्रीन हाउस गैसेज की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है, ये तुम्हें इनमें कटौती करनी है। ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म कैसे करनी है, तो इसके बेसिकली 3 मैकेनिज्म्स जो हैं वो सेट किए गए थे। एक है एमिशन ट्रेडिंग एंड कार्बन ट्रेडिंग, फिर है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और एक है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें बेशक डिटेल में मत जाओ, बट इतना याद होना चाहिए कि इसमें 3 मैकेनिज्म को फॉलो किया गया था। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, कई बार क्या होता है कि कार्बन ट्रेडिंग का इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो कर लेते हैं सिर्फ। कई बार क्या होता है, सपोज़ ये ए है कंपनी है, ये बी है, ठीक है। इस पे टारगेट रखा गया था कि तुम 100 से ज़्यादा कार्बन ग्रीन हाउस गैस को एमिट नहीं कर सकते। इस पे टारगेट रखा गया था कि तुम भी 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। बट फ्यूचर में जब 1 साल बाद एनालिसिस करी गई, या जो भी टाइम पीरियड था उसके बाद जब एनालिसिस करी गई, तो पता चला ए ने तो 120 यूनिट्स जो हैं वो एमिट किए हैं, और जो बी है उसने 80 यूनिट्स एमिट किए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो अगर ये दोनों करती तो कितनी करती? 200। बट अब क्या है, इसने 120 कर दिया और इसने 80, टोटल तो अभी भी 200 हुआ है। बट इसने तो ज़्यादा कर दिया ना, इस पर तो फिर पेनल्टी लग सकती है। तो ये क्या कर सकता है, ये जो 20 है ये इससे खरीद सकता है कि तुमने 20 कम किए ना, तो चलो मैं तुम्हें इसका पैसे देता हूँ, तुम मुझे सर्टिफिकेट दे दो, ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तुमने जितनी कटौती करी है वो तुम मुझे दे दो, बदले में पैसे ले लो। तो फिर क्या होगा, बैलेंस शीट में इसने भी 100 और इसने भी 100। ठीक है। तो वही है कि एमिशन और कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है कि कार्बन यानी जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी जो एमिशन है उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर कोटा जो फिक्स है एमिशन का उससे ज़्यादा या कम करते हो तो आप उसको खरीद या बेच सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक किसके लिए है? एनेक्स बी कंट्री के। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग टारगेट इन ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए किन पे लगाए गए थे? एनेक्स बी। तो एनेक्स बी कंट्रीज़ जो हैं वो खरीद या बेच सकती हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी जो कमिटमेंट थी वो 2 पीरियड में करी गई थी। एक थी आपकी 2008 से 12 जो कि फर्स्ट फेज़ था, उसके बाद 2013 से 20 जो कि सेकेंड फेज़ था। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है 2015 में इसकी 21st मीटिंग होती है। 3rd मीटिंग हम कर चुके हैं जिसमें काइटो प्रोटोकॉल आ गई थी। उसके बाद पेरिस में जो कि फ्रांस की कैपिटल है वहाँ पे इनकी 21वीं मीटिंग होती है। तो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट को साइन करते हैं, ये भी एक प्रोटोकॉल बनेगी, तो वो फिर से आपके साइन होंगे और रेटिफाई किया जाएगा। ठीक है, और ये 2020 में जाके रेटिफाई होगी। इसमें क्या था
जो आपकी पेरिस एग्रीमेंट है, इसमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि इसमें बात कही गई थी कि आपको जो टेम्परेचर है वो बेस्ट पॉसिबल केस में 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है। हालांकि आपको क्या करना है कि जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, यानी इंडस्ट्रीज़ लगने से पहले जो टेम्परेचर था, ग्लोबल टेम्परेचर था, उससे आपको टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री कम रखना है। ठीक है। बट अगर बेस्ट पॉसिबल केस हो सके तो आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा मत बढ़ने देना। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ा तो आपके क्लाइमेट चेंज जो और बहुत सारे एक्सट्रीम फिनोमिना जो हैं वो होने लगेंगे। ठीक है। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो आपका टेम्परेचर है वो 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर बेस्ट पॉसिबल केस में वो 1.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता आपका यूएनसीवीडी की जो इम्पोर्टेंट थी, ये यूएनसीवीडी हम कर चुके हैं कि इसमें क्या था, 3 चीज़ें ध्यान रखी गई थी कि कंजर्व करना हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को या बायोडाइवर्सिटी को, और इसका प्रॉपर यूज़ करना, और जो भी इससे फ़ायदे वो एक आप आपस में अच्छे से बांटने हैं। ठीक है। उसके बाद आता आपका इस यूएनसीवीडी की जो इम्पोर्टेंट कॉप थी, उनमें से जो आउटकम्स इम्पोर्टेंस थे, इम्पोर्टेंट आउटकम थे वो कौन से थे, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और दूसरी आपकी नगोया प्रोटोकॉल। एक से तो जो आपकी नगोया कार्टेजिया प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, आपकी बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है। इसमें क्या था कि जो ये इंटरनेशनल ट्रीटी है गवर्निंग द मूवमेंट्स ऑफ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखो, आपको पता है कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। आपको एक क्रॉप है, ये दूसरी क्रॉप है, ए क्रॉप है, बी क्रॉप है। आप अगर ए क्रॉप की कोई क्वालिटी अच्छी है और बी क्वालिटी की कोई क्वालिटी अच्छी है, तो आप दोनों में से उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को मर्ज करके एक नई वेराइटी बना सकते हो। तो बेसिकली उन्हीं से था कि जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो मूवमेंट है उसको गवर्न करने के लिए ये था। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी नगोया प्रोटोकॉल। ये क्या थी, यही था कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो। ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल क्या था, एक्सेस हो सबके पास, वो कंजर्व हो, और उससे जो फ़ायदा वो सबके पास बटे। तो मतलब यही है, वही यूएनसीवीडी का जो ब्रॉडर फिनोमिना था उसी को ही एम्फेसाइज करती है। ठीक है। फिर उसके बाद एक हमने किया था यूएनसीएसडी, जो 1992 में इसकी फाउंडेशन रखी जाती है, और रियो+20 करके हम याद रखते हैं, रियो+20 यानी रियो हुई थी 1992 में, उसके 20 साल बाद 2012 में ही मिलते हैं। और बेसिकली इसके जो एफर्ट्स थे वो सारे किससे रिलेटेड थे, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे आपकी नींव रख दी जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, और आपको पता है कि आपके 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है। अब 169 टारगेट्स हैं, यानी 17 गोल्स हैं, और उन हर गोल्स में कुछ टारगेट्स हैं। तो 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। ठीक है। ये रहा पहला गोल जो है, नो पॉवर्टी। अब इसमें बहुत सारे टारगेट्स हैं आपके, ज़ीरो हंगर हो, ठीक है, गुड हेल्थ हो, वेलबींग हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, जेंडर इक्वालिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो। इसको बेसिकली हम आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं। अगर सपोज़ वाटर के ऊपर आंसर आया तो मैं लिखती हूँ कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में आता है। ठीक है। क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क हो सबके पास, इंडस्ट्रीज़, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हों। ठीक है। इस तरीके से आपकी अलग अलग है, सस्टेनेबल सिटीज़ हों, आपकी स्मार्ट सिटीज़ हों। ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, बिलो वाटर, ये सब 17 गोल्स हैं आपके। सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद क्या है, हाँ, ये तो आपने मोटे मोटे जो बड़े लेवल पे थी वो कर ली। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है।
स्टोरी स्टार्ट होती है 1972 से। इससे पहले देखा गया था, डेवलप कंट्रीज़ ने पाया कि एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड कर रहा है। इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को बुलाया, सब मिले और यूनेप बनाई। उसके बाद जो है फिर विद टाइम इन्होंने दो बॉडीज़ बनाई, WCED और IPCC। इनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे ये दोबारा से 1992 में मिलेंगे। यहाँ पे जो है बहुत सारे आउटकम्स आएंगी, UNFCCC करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जाएगी। तो आपकी UNCBD, UNCCD, UNCSD ये सब आएंगी। तो इनकी सबकी अपनी मीटिंग्स होती हैं। तो जो UNFCCC की थी, इसकी इंपॉर्टेंट आपको 3 वाली याद रखनी है, COP3, और पेरिस एग्रीमेंट वाली याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या था आपकी, हाँ, इसके ऊपर हमने कर लिया था WCED में क्या लिखोगे और IPCC में क्या लिखना है। उसके बाद इसके अलावा कुछ जो छोटी मोटी रह गई एनवायरमेंटल जो एफर्ट्स रह गए आपके, उनके आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो या फिर कर सकते हो फ्लो चार्ट, जैसे आपका मन करे। तो एक आपकी इनके ऊपर 1-2 लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे 1971 में आपकी रामसर कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स के लिए, ये टी है, ठीक है, वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। देखो यहाँ से कुछ चीज़ें समझ लो। अब वेटलैंड क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, वो लैंड जो वेट है, यानी पानी में डूबी रहने वाली एक लैंड, यानी एक लैंड है जो पानी में इनंडेटेड है, ठीक है। यानी आपको पता है कि आपका ये धरती है, धरती में क्या होता है आपका ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर होता है आपका, उसका जो ग्राउंड वाटर होता है उसका जो टॉप लेयर होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। अब सपोज़ आप बहुत ज़्यादा पानी निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, तो क्या होता है, ये लेवल जो होता है, ये जो वाटर टेबल होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। बट कुछ केसेस में क्या, सपोज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है उस एरिया में, या फिर कोई कैनाल वहाँ से जा रही है, तो हमेशा पानी अवेलेबल रहता है, तो आसपास का एरिया जो होता है उसका जो वाटर टेबल होता है वो क्या होता है, राइज कर जाता है, ठीक है। तो वो जो लैंड है, सरफेस है, वो हमेशा दलदली सी दल दिल दल दल दिल दलदला सा रहता है, और वहाँ पे जो है काफ़ी सारे वाटर कलेक्ट रहता है, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, आपकी ऐसी लैंड जो पानी से डूबी हुई है। अब ये क्या हो सकता है, ये आपका सीजनल भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या है, बारिश आई तो जो वो लैंड है वो पूरी पानी से भरी रहती है, दलदली हो जाती है, और जैसे ही सूखा पड़ा तो बिल्कुल सूखी हो जाती है। तो ये सीजनल भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। बट कुछ वेटलैंड आपकी क्या होती हैं, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की होती हैं, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होती है उनकी। यानी देखो, इस वेटलैंड में आपकी लेक्स भी आ जाती हैं, आपके रिवर्स भी आ जाती हैं, ठीक है, आपकी मार्शी लैंड भी आ जाती है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। बट कुछ वेटलैंड ऐसी होती हैं जो आपकी इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सुना हो कि दूसरे देशों से बर्ड्स जो है वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ लेक्स में आते हैं, हमारे यहाँ की वेटलैंड्स में आते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ वेटलैंड कैसे हैं आपके, कुछ वेटलैंड आपके सिग्निफिकेंट है, इंटरनेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो वेटलैंड गायब हो गए तो उन पे डिपेंड होने वाली जो इंटरनेशनल स्पीशीज़ है बर्ड्स की, जो माइग्रेट करके हमारे देश में आती हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनको भी जो है काफ़ी सेटबैक होगा। तो ऐसे वेटलैंड जो इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट हैं, उन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुई थी 1971 में। रामसर बेसिकली ईरान में एक जगह है, और 1971 में मिले थे 2 फ़रवरी 1971, इसलिए 2 फ़रवरी को आपका वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, देखो दोबारा से करते हैं। वेटलैंड्स होते हैं आपके, यानी वो लैंड जो वाटर से इनंडेटेड है, ये सीजनल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। कुछ वेटलैंड आपके इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए एक कन्वेंशन लेके आई गई, जिसे रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। अब ये जो इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट आपकी साइट्स होती है ना, उनको हम रामसर साइट्स बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रामसर साइट्स क्या है, तो ऐसे वेटलैंड जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
इसका फिर एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें उन रामसर साइट्स को डाला जाता है जो खतरे में है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ से चिल्का लेक सबसे पहले गई थी इसमें, अब तो बाहर आ चुकी है क्योंकि इसमें बाद में इम्प्रूवमेंट की गई। ठीक है, तो इतना याद रखना। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड के लिए। कौन से वेटलैंड? जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड को किस नाम से जानते हैं? रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? 1972 में जो है कन्वेंशन हुई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद 1973 में क्या है? साइट्स, ये वाली कन्वेंशन होगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, मतलब चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, ऐसी कोई भी स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड है उसके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद आपकी 1973 या 1978 में आपकी क्या है? कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स। तो शिप्स के पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए आपकी मार्पोल है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं छोड़ना। उसके बाद आपकी 1985 में आपकी वियना कन्वेंशन है। ठीक है, 1985 में ये बेसिकली आपकी ओजोन डिप्लीशन, ओजोन में जो होल हो रहा था उसके लिए जो है आपकी 1985 में वियना कन्वेंशन आई थी। उसके बाद 1987 में आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई थी। और उसके बाद आपकी तीसरे नंबर पे पहले वियना कन्वेंशन आएगी, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगी, फिर आपकी किगाली एग्रीमेंट आएगा। वियना कन्वेंशन जो थी ये कहा, इसने कहा था ओजोन को बचाओ। ठीक है, CFC को रिड्यूस करो। फिर CFC का पता चला, ठीक है, अच्छा सॉरी, वियना कन्वेंशन ने ओजोन प्रोटेक्शन के लिए बात कही थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या डिसाइड किया गया? CFC हटाओ, HFC को यूज़ करो। HFC क्या निकली? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। तो फिर किगाली एग्रीमेंट में क्या किया गया? HFC को भी हटाओ। ठीक है, उसके बाद आता आपका 1989 में आपका आता है 1989 में बेसल कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट एंड द डिस्पोजल। मतलब मेरी कंट्री में कोई अपना हजार्डस वेस्ट आके और मेरी कंट्री में आके फेंक के ना जाए, इसको कौन इसको रोकने के लिए कोई तो कन्वेंशन होनी चाहिए। तो कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल। ठीक है, उसके बाद आती है, ये हम कर चुके हैं UNCVD, और इसके बाद आपकी UNFCCC हम कर चुके हैं, डिजर्टिफिकेशन का कर चुके हैं। फिर आपके आते हैं रॉटरडम कन्वेंशन ऑन हजार्डस केमिकल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स तो आप ट्रेड में नहीं भेज रहे, मतलब जो आप ट्रेड कर रहे हो उसमें कोई ऐसा केमिकल तो नहीं भेज रहे जो बहुत हजार्डस है, उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो ये केमिकल्स का है, केमिकल्स जो ट्रेड में यूज़ हो रहे हैं, और ये है वेस्ट डिस्पोजल जो आप दूसरी कंट्रीज़ में नहीं कर सकते। ठीक है, हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल। उसके बाद आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, हाँ इसमें ध्यान रखना ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंस अलग है आपकी। कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुई थी ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ये किससे रिलेटेड है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स से डील करने के लिए, यानी कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो बहुत परसिस्टेंट होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन करते हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए होती है ये। फिर आपकी मर्क्यूरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम से राइज हुई थी, मर्क्यूरी से मीनामाता नाम की डिजीज़ होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो है आपकी मीनामाता कन्वेंशन। इसके अलावा अगर आप कोई करना चाहो ऐड तो कर सकते हो, बट पेपर के लिए जितना हुआ है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, दैट्स इट। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो।